नमस्कार मित्रों, मैं डीआर सारन और आप देख रहे हैं गुरु कृपा हिंदी पाठशाला। आप सब बहुत बड़ी संख्या में मेरे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और एक सूचना आप सबके साथ साझा कर रहा हूं कि बहुत सारे मित्रों की ये मांग थी कि ये कक्षा जो है वो रिकॉर्डेड की बजाय लाइव होनी चाहिए। तो हम लोग विचार कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि कल से हम टाइम भी फिक्स कर देंगे। लगभग 4 बजे का टाइम, 4 से 5 के बीच रोजाना हम लोग हिंदी की जो क्लासें हैं उनको हम लोग लाइव चलाने का प्रयास करेंगे। कभी अगर नेटवर्क का इश्यू हो तो अलग बात है। कोशिश करेंगे हम लोग आपके पढ़ाते समय जो सवाल है उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है लाइव कक्षा को पढ़ने का एक आनंद भी आपको अलग सा आएगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कल से हम लोग लाइव बात करेंगे, लेकिन आज तो वो नहीं हो पाएगा। तो आज तो फिर हम लोग आपके साथ हाजिर हैं और वही हिंदी की वर्णमाला को लेकर मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहूँगा कि मैं यहाँ बोर्ड पर जो लिखता हूँ और जो बोलता हूँ, इन दोनों में कई बार गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ कैसे हो सकती है? मानवीय जो चूक होती है, भूल होती है, वो तो किसी से भी हो सकती है। मान लीजिए लिखने में कोई त्रुटि हो गई तो बोलने में सही हो जाएगी। मान लीजिए भूल से बोलने में त्रुटि हो गई तो लिखने में सही हो जाएगी। इसलिए लिखा हुआ और बोला हुआ, इन दोनों की आप लोग ठीक से मिलान कर लें। उसके बाद आप लोग पूरी बात को समझें और सुनें। उसके बाद आप अब तय करें कि फिर भी कोई दिक्कत हो, आपको कोई शिकायत हो तो आप लोग बेशक बताएं। चलिए मित्रों, शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हम बात करते हैं, कल हम लोग 2 दिन से हम लोग वर्णमाला की बात कर रहे थे। आज मैं वर्णमाला को समेटने का प्रयास करूंगा। हालांकि वर्णमाला बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी भी बहुत सारी बातें होनी है, लेकिन सामान्य जो परिचय है उसके संबंध में आज हम लोग बात पूरी करेंगे। मैं फिर वही बात लिख रहा हूं कि हम लोग आज लास्ट में ये सारांश निकालेंगे कि आखिर हिंदी में वर्णमाला में वर्णों की संख्या है कितनी, वर्णमाला की संख्या कितनी मानी जाए। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछने की संभावना कम है। यदि पूछ लिया जाए तो फिर जो दिए गए विकल्प हैं उसके आधार पर आपको उत्तर देना पड़ेगा। पहले से हम लोग तय कर लें कि 44 है, 46 है, 52 है, 50 है, ऐसा हम लोग कोई आंकड़ा तय कर लें तो मुझे लगता है प्रश्न गलत हो सकता है। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो मैं पूरी बात आपको बता रहा हूं, सारे आंकड़े ध्यान में रखिएगा। जिन जिन की बात हो गई उनको तो मैं सिर्फ पॉइंट करके ही बात करूंगा। चलिए, स्वरों की बात थी 11, अ से लेकर औ तक, ये बात हमारे हो गई, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिए, व्यंजनों की बात है 33, क से लेकर ह तक, इनकी भी हम लोगों ने कल बात कर ली। तो 11 है मूल स्वरों की बात हम लोग कर चुके हैं। 33 जो मूल व्यंजन है, इनको मूल व्यंजन कह सकते हैं। जब ये 44 का जो आंकड़ा बना वो 11 प्लस 33 का आंकड़ा था और वो 33 जो व्यंजन थे वो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए, इसलिए इनको हम लोग तत्सम या मूल वर्ण भी कह सकते हैं दोस्तों। तो इन 33 की बात भी हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद अयोगवाह, अयोगमा में 2 है, अंग और अह, अर्थात अनुस्वार और विसर्ग, इनकी बात भी हम लोग, इनका परिचय हम लोग कर चुके हैं। बाकी की बातें हम लोग बाद में करेंगे। चलो, 11 स्वर, 33 मूल व्यंजन जो संस्कृत से आए हुए हैं, इनको हम लोग तत्सम भी कह सकते हैं। और ये 2 अयोगवा, अंग और अह, तो मैं यहाँ आंकड़ा अलग अलग बता रहा हूँ। जब 11 स्वर और 33 व्यंजन को अगर हम बात करें तो वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? 44। इनके साथ हम लोग सामान्य रूप में जब वर्णमाला लिखते हैं तो ये अंग और अह अर्थात अनुस्वार और विसर्ग है ना, ये तो पहली कक्षा से इनके साथ ही चिपके हुए हैं। इसलिए इन दोनों को और शामिल कर लें तो हमारी जो मानक वर्णमाला है उसमें 46 वर्ण हो जाते हैं दोस्तों। तो पहला आंकड़ा बैठता है 44, दूसरा आंकड़ा बैठता है 46। याद रखना किसको शामिल कर ले तो 46 होता है। चलिए, अगली बात, एक ये जो बात है गृहीत स्वर, वो एकमात्र कौन सा है? ओ है। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं, लेकिन वर्णमाला की गिनती में हम लोग इसको शामिल नहीं करेंगे। अंग्रेजी से ग्रहण किया गया एकमात्र जो स्वर है वो ओ। डॉक्टर, हॉस्पिटल, कॉलेज, ऐसे तमाम शब्द हैं, ऑफिसर हैं, इन सब में इसका प्रयोग होता है, लेकिन इसको मैं वर्णमाला में गिनती में नहीं ले रहा हूं। चलिए, इसके बाद हिंदी के जो 2 नए व्यंजन आए, हिंदी के जो 2 नए व्यंजन आए ड़ और ढ, इनकी बात भी हम लोग कल कर चुके हैं। इनका प्रयोग कब, कहां, कैसे होता है
पूरी डिटेल में जानकारी और बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से मैं ये बात आपको बता चुका हूँ। लेकिन ये वर्णमाला में शामिल है कि नहीं है? ये वर्णमाला में शामिल है। वर्णमाला में तो ये अ यह भी शामिल है, अ यह भी शामिल है, लेकिन फिलहाल हम लोग उसकी गिनती नहीं करेंगे और कुल गिनती करेंगे तब इसकी बात भी कर लेंगे। चलो इन दो को और मान लें साथ में तो कितने हो जाते हैं दोस्तों? 48 हो जाते हैं। अड़ और ढ इन दोनों को मानते हैं तो 48 होते हैं। उसके बाद अगली बात जब हम लोग करते हैं, अब आता है गृहीत व्यंजन की। ध्यान देना, हिंदी वर्णमाला में मैं कह रहा हूं कि हिंदी ने दुनिया की तमाम भाषाओं के शब्दों को ग्रहण किया, और जब शब्दों को ग्रहण किया तो वर्ण तो स्वाभाविक रूप से उनके साथ आने ही थे, इसलिए वर्ण भी आए। वर्ण आए मतलब वहां स्वर भी आए और व्यंजन भी आए। गृहीत स्वर तो एक ही है ओ, लेकिन गृहीत व्यंजन जो है, गृहीत व्यंजन का मतलब मैंने एक शब्द और बताया था, इनको हम लोग आगत भी कह सकते हैं, जो मेहमान के रूप में आए थे लेकिन धीरे धीरे यहां आकर के स्थायी रूप से उन्होंने बसेरा कर लिया। तो गृहीत व्यंजन जो है वो दोस्तों कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 है। इस बात को याद रखना है। मैं कल बिंदु की जब बात कर रहा था, मैंने कहा था नुक्ता का प्रयोग होता है, तो वो नुक्ता यहां आएगा। दोस्तों इनको हम लोग पढ़ेंगे क्या? ये वर्ण जो है ना पांचों, इनको आप ध्यान से देखोगे तो ये 33 व्यंजनों में आ चुके हैं। क ख ग ज फ, ये पांचों ही वर्ण 33 व्यंजनों में आ चुके हैं, लेकिन वो अलग है और ये पांचों अलग हैं दोस्तों। वो तो हमारे संस्कृत के तत्सम हैं और हिंदी के जो मूल वर्णमाला में शामिल है, लेकिन ये जो है ना ये बाद में आए हैं। तो ये इसको एक तो बात याद क्या रखनी है, गृहीत व्यंजन है कितने? 5 है। गृहीत व्यंजनों को हम लोग आगत व्यंजन भी कह सकते हैं। ये आए कहां से, ये बात भी याद रखनी है, अरबी फारसी से। अरबी और फारसी क्या है? भाषा है। ये दोनों नाम एक साथ चलते हैं, अरबी फारसी ऐसा करते हैं हम लोग। आपको समझ में आया कि अरबी क्या है और फारसी क्या है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अरबी और फारसी दोनों पृथक पृथक भाषाएं हैं। अरबी फारसी भाषा एक नहीं है, अरबी और फारसी भाषाएं दोनों पृथक पृथक है, लेकिन उन दोनों की लिपि जो है, लिपि, वो लिपि एक है। लिपि से आप समझते हो, लिपि का मतलब किसी भी भाषा का लिखित रूप जो होता है। देखो एक मौखिक होता है, मैं जैसे बोलता हूं क प, ये जो बोल रहा हूं ना, ये उच्चारण तो दुनिया की हर भाषा में होता है। उच्चारण तो पूरी दुनिया में कॉमन है। हम अगर क बोलते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि हिंदी वाले क बोलते हैं, नहीं, अंग्रेजी वाले भी क बोलते हैं, मराठी वाले भी बोलते हैं। दुनिया की किसी भाषा में जाओगे आप लोग क का उच्चारण तो होगा। फर्क उच्चारण में नहीं है, फर्क किसमें है? हाँ, लिपि में है। क का जो लिखित रूप है वो अलग है। हम लोग हिंदी में क को इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन दुनिया की सारी भाषाओं में क को इस प्रकार लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। तो भाषाओं में जो उच्चारण में जो अंतर है, वो उच्चारण में अंतर नहीं है, अंतर किसमें है? लिखित रूप में है। और भाषा का जो लिखित रूप होता है उसको हम लोग लिपि कहते हैं। जैसे हमारे हिंदी की लिपि है वो नागरी लिपि है, देवनागरी लिपि कह सकते हैं उसको हम लोग। तो अंग्रेजी की लिपि तो देवनागरी नहीं है, अलग है। लेकिन अरबी और फारसी दोनों पृथक पृथक भाषाएं हैं, लेकिन दोनों की लिपि एक है, इसलिए इनको हम लोग साथ में ही लिख देते हैं कि ये अरबी और फारसी। हिंदी में अरबी और फारसी के जितने शब्द आए तो उनके साथ ये वर्ण आ गए। कितने वर्ण आए? 5। अब इनका उच्चारण भी ठीक से समझना। एक तो हम लोगों ने बोला क, देखो उच्चारण बड़ा गंभीर मामला है। क ख ग ज फ, ये तो हम लोग बात करते हैं 33 व्यंजनों की। अब इनका उच्चारण क्या करेंगे? इनके नीचे लगा वो क्या लगा है? नुक्ता लगा है। इसको हम पढ़ेंगे क क क, एक क और क, ख ग ज फ, क ख ग ज फ। एक होता है ज और एक होता है ज, एक होता है फ फ ग ग। तो क ख ग ज फ और क ख ग ज फ, अंतर है कि नहीं है? इस अंतर को आप लोगों को करने की जरूरत है। तो ये जो 5 वर्ण हैं ये अरबी फारसी से आए हैं और 5 गृहीत व्यंजन है, और इनका भी अगर हिंदी में साथ में जोड़ दें तो ये आंकड़ा कितना होता है दोस्तों? 53। कितना हो जाता है दोस्तों? 53। अब इसके बाद देखिए आप लोग, इसके बाद हम लोग अगली बात करें। एक ये बात भी कहीं ना कहीं लिखी हुई मिलती है, न म र ल, ये 33 व्यंजनों में शामिल है। लेकिन आजकल अगर आप कुछ किताबें पढ़ोगे, भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी, उनकी जो मूल पुस्तकें हैं उनको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, और बहुत सारी अन्य पुस्तकों में भी आपको ये लिखा मिलेगा कि न म र ल ये जो है ना वो अल्प प्राण व्यंजन है हिंदी के,
लेकिन इनके आजकल महाप्राण रूप भी विकसित हो गए हैं। हालांकि इसकी ज्यादा चर्चा वर्णमाला के दौरान हम नहीं करते। इनकी चर्चा कहाँ होती है? इनकी चर्चा वहां होती है जब हम लोग छंद की बात करते हैं। छंद शास्त्र की जब बात करेंगे हम लोग काव्य शास्त्र में, और वहां पर हम लोग जब मात्राओं की गिनती वगैरह, वर्णों की गिनती वगैरह करेंगे ना, उस समय ये चीजें आपके लिए सहायक सिद्ध होने वाली है। एक बार आप इतना जान लीजिए कि न, म, र, ल इनके महाप्राण रूप विकसित हो गए। न, म, र, ल। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं, देखिए आप लोग, इसको भगवान कृष्ण को हम लोग ये कहते हैं कान्हा। क्या कहते हैं? कान्हा। इसको कान्हा, कान्हा कोई नहीं पढ़ता इसको, कान्हा, कान्हा। इसको हम लोग बिल्कुल एक साथ पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, एक शब्द है कुम्हार, 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 कान्हा, कुम्हार। क्या हो रहा है? एक झटके में इन चारों का उच्चारण हो रहा है। इसलिए आजकल यह भी माना जाता है कि ये जो है ना, वो न, म, र और ल के क्रमशः महाप्राण रूप है। तो इन चारों की भी बात होती है। तो इन चारों को भी अगर शामिल कर दें तो आंकड़ा कितना हो जाता है दोस्तों? 57 हो जाता है। देखिए दोस्तों, मूलतः आंकड़ा 44 है। उनके साथ अयोग वहा अनुस्वार और विसर्ग को शामिल कर दें तो 46 होता है। उनके साथ हम लोग ये हिंदी के नए व्यंजन तो है ड़ और ढ, इनको शामिल कर लें तो 48 हो जाता है। उनके साथ अगर 5 गृहीत व्यंजनों को जो अरबी और फारसी से आए हैं उनको अगर इस्तेमाल कर लें तो 53 हो जाता है। और उनके साथ न, म, र और ल के नए विकसित जो महाप्राण रूप है उनको भी शामिल कर लें तो आंकड़ा 57 हो जाता है। देखिए 44, 46, 48, 53, 57 ये सारे आंकड़े हैं। इसलिए परीक्षा में जिस तरह प्रश्न पूछा जाता है और जिस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें से आप लोगों को ये तय करना है कि कौन सा उत्तर ठीक रहेगा। मैं तो सारे जितने वर्ण हैं उन सारों की बात आपके समक्ष रख चुका हूं। अब इसके अलावा एक बात और कर लें, जब सबको शामिल कर लिया तो साहब इस ओ को छोड़ा क्यों जाए? जब इसका प्रयोग तो हो रहा है, जब अरबी फारसी वालों को शामिल कर लिया तो अंग्रेजी में क्या दिक्कत है? उसको भी गिन लो, उसको गिन लोगे तो 58 हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक चीज और लिख रहा हूं, देखिए आप लोग, ये लिखा है यहाँ देखिए आप लोग, ये व, ये मैंने क्या लिखा? व। एक होता है व और एक होता है व। यहां भी मैंने नुक्ता लगाया, देखिए आप लोग। हालांकि इसने अभी तक वर्णमाला, देखो कोई भी शब्द आता है चाहे कोई वर्ण आता है उसको हिंदी वर्णमाला के साथ स्थायी स्थान बनाने के लिए समय लगता है। जो जो समय बीतता है त्यों त्यों उसका स्थायित्व हो जाता है, जान पहचान बढ़ती है धीरे धीरे और वो उनके साथ स्थायी हो जाता है। इसलिए टाइम लगता है। हो सकता है ये अभी तक शामिल तो नहीं हुआ, चलिए फिर भी इसका प्रयोग कहीं ना कहीं होता है। देखो एक तो ये होता है व, जो 33 व्यंजनों में व, और एक होता है व। देखो फर्क है, व है कि नहीं फर्क? हालांकि मैं इसकी चर्चा यहाँ उचित नहीं समझता, फिर भी आप लोग देख लीजिए। हम जानते हैं कि अंग्रेजी में जो व बनता है ना, वो एक तो W से बनता है और एक V से बनता है। यहाँ बात अंग्रेजी की नहीं है, लेकिन मैं सामान्य बात बता रहा हूं। अंग्रेजी में व जो होता है वो हिंदी का, वो W से भी बनता है और वो V से बनता है। जैसे एक शब्द है वैल्यू, VALUE, वैल्यू, वैल्यू, इसको वैल्यू नहीं कहते हैं, वैल्यू। तो ये वह जो है ना, इसका भी कहीं कहीं आजकल प्रयोग होने लगा है। हालांकि वैल्यू का अर्थ कीमत होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हिंदी अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द तो ऐसे हैं जिनका हिंदी जो रूपांतरण है उसका तो प्रयोग ही हम लोगों ने बंद कर लिया। इसलिए हिंदी जब बोलते हैं, कई लोग तो मैंने सुना है जब वो हिंदी के शब्दों का यूज कम करते हैं और अन्य भाषाओं के शब्दों का यूज अधिक करते हैं, तो खैर वो हमारे चर्चा की बात नहीं है, लेकिन इसका भी प्रयोग कहीं ना कहीं होता है। तो फाइनली आंकड़ा जो लास्ट है ना, वो 57 तक, 44 से शुरू होकर के 57 तक जाता है। बाकी परीक्षा में जिस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप बात तय कर लीजिए। ये बात मैं इसलिए बता रहा था कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी मानी जाए। तो तमाम जितनी बातें थी वो मैंने आपके साथ करी है। इसके अलावा एक होता है ये अनुनासिक। दोस्तों अनुनासिक बता चुका हूं मैं, ये चंद्र बिंदु होता है। बहुत बार देखा आपने, एक तो बिंदु देखा है, एक चंद्र बिंदु देखा। बिंदु और चंद्र बिंदु का मसला जो है दोस्तों वो इतना गंभीर है। क्यों? बिंदु जो है वो अनुस्वार है और चंद्र बिंदु जो है वो अनुनासिक है। मैं कल के वीडियो में, कल की लाइव क्लास के अंदर मैं अनुस्वार और अनुनासिक इन दोनों को पूरी तरह स्पष्ट करूंगा। जिनके भी दिमाग में कोई शंका, कोई सवाल, कोई बात हो तो बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं। कल का मसला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अनुस्वार और अनुनासिक
कब अनुस्वार है और कब अनुनासिक है, तो उसकी बात मैं यहां नहीं करके कल करना चाहूंगा, आज सिर्फ परिचय बता देता हूं। अब और क्या बचा बताओ, चलिए यहाँ शब्द में लिखे हैं 5-6, उनको देख लीजिए आप लोग। ये अरबी फारसी के शब्द है कत्ल, किसी का मर्डर कर देना, क्या कहते हैं इसको, कत्ल। कत्ल, कत्ल नहीं है, कत्ल, इसको आप उच्चारण करना, कत्ल। खबर, खबर, खबर नहीं है, खबर, खबर, ये नुक्ते लगे हैं, अरबी फारसी के वर्ण है, खबर। गरीब, गरीब, अब किसी को लगता है कि गरीब हिंदी का शब्द नहीं है, अरबी फारसी वाले शब्द है ना, वो तो हिंदी के अंदर इस प्रकार मिले हुए हैं कि पता ही नहीं है। अखबार, गरीब, जमीन, फैसला, ये सारे शब्द क्या है, मूलतः हिंदी के नहीं, अरबी फारसी से आए हुए हैं, इसलिए इनका उच्चारण देख लेना। उच्चारण का अंतर आपका होना चाहिए, कत्ल, खबर, गरीब, जमीन, फैसला, ये सब समझ रहे हो बात को। एक ही शब्द है ऑफिसर, हालांकि ऑफिसर जो है वो इंग्लिश का वर्ड है, फिर भी इसको ऑफिसर, ऑफिसर नहीं कहते हैं, ऑफिसर, ऑफिसर। अफसर, अफसर, अफसर नहीं होता, अफसर, अफसर, ऑफिसर, क्या हो रहा है, फ का उच्चारण कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए कि कहां नुक्ता का प्रयोग होता है और कहां नहीं होता है। हालांकि आजकल इस नुक्ता का प्रयोग कम कर दिया गया, हिंदी की जो मानक तय करने वाली जो आयोग है वो समय समय पर सुधार करता रहता है। तो आजकल ऐसा भी कहा जाता है कि अरबी फारसी के भी जो शब्द आए उनमें नुक्ते का प्रयोग जो है उसको लेकर भी एक चर्चा चल रही है, अभी उसमें कोई फाइनल निर्णय नहीं हुआ, जब होगा तब आपको बता देंगे। खैर, ये मोटी मोटी बात है वर्णमाला के तमाम वर्णों की, लेकिन यहाँ एक बात मैंने और लिखी है। क्या लिखी दोस्तों, संयुक्ताक्षर, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। संयुक्ताक्षर, संयुक्त धन अक्षर, ऐसे अक्षर, ऐसे वर्ण जो संयुक्त है, संयुक्त का मतलब है संधि है, जो मिले हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। एक से अधिक वर्ण मिल करके एक नए जब अक्षर का वर्ण का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग संयुक्त अक्षर कहते हैं। दोस्तों इस बात को याद रखना, आप और हम जानते हैं कि हम लोगों ने पहली क्लास से जब पढ़ाई शुरू की तो वर्णमाला के साथ ये क ख ग र फ ये तो थे कि नहीं थे मुझे मालूम नहीं। वर्णमाला में ड़ और ढ जो है ना, ये भी हमें अलग से किसी ने बताया नहीं। हम लोग ड़ और ङ को एक ही मानते थे, क्योंकि ड़ को तो हमने कहाँ लिख दिया, ड़ को तो हमने क वर्ग के 5 वर्ण लिख चुके थे हम लोग। ये ढ जो है ढ, ये ढ हम लोग ढ और ढ इन दोनों को हम लोग एक मान चुके थे, मर्जी से बिंदी लगाते थे। ड़ और ङ की बात करें तो हमारी मर्जी से इन दोनों को हमने कभी एक नहीं माना। छोटी कक्षा मैंने तो नहीं माना, भैया आपने माना होगा। तो कभी बिंदी पीछे और कभी नीचे, हमारी मर्जी से लगाते, हम सोचते थे कि एक ही है। ढ और ढ में वही बात थी, इन दोनों को हम लोग एक ही मानते छोटी कक्षाओं में, और मर्जी होती तो बिंदु लगाते और कभी नहीं लगाते। बाद में पता लगा कि दोनों अलग वर्ण है। चलिए, लेकिन ये जो संयुक्त अक्षर है ना, इसमें इन तीनों की बात कर रहा हूं। ये चौथा तो चलो अब आया, ये तीन जो थे ना, क्ष त्र ज्ञ, क्ष त्र ज्ञ, ये तो पहली क्लास से हमारे साथ लेके आ रहे हैं और इनको हम लोग वर्णमाला में वर्ण ही गिनते हैं। लेकिन ये वर्ण क्या है दोस्तों, संयुक्त अक्षर है। क्यों? क्योंकि ये जिनको मिलाकर बने हुए हैं उन वर्णों की गिनती हम लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए इनको वर्णमाला की गिनती में शामिल नहीं करना। ऐसा नहीं कि 57 और 4 इनको जोड़ दो 61, ये व को जोड़ दो 62, ये ओ को जोड़ दो 63, ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे 63 है, 63 नहीं है, मैंने व्यवहारिक रूप में बोला। चलिए, अब इनको यूं जोड़ते जाओगे तो नहीं जोड़ना, इनकी गिनती वर्णमाला के अक्षरों में वर्णमौर्णों में नहीं गिननी, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर माने जाते हैं। तो आपको इतनी बात याद रखनी है, कोई संयुक्त अक्षरों की संख्या अगर आपको पूछता है तो कितने हैं दोस्तों, 4 संयुक्त अक्षर हैं। और 4 कौन कौन से हैं याद रखने हैं, क्ष त्र ज्ञ और स्र। मैं आगे ज्ञ के बारे में विशेष बात करूंगा अगले पृष्ठ पर। एक बार आप इनका उच्चारण व्यवहारिक यही है, क्ष त्र ज्ञ और स्र, ठीक है। तो इस बोर्ड पे श्यामपट पे जितनी बात, श्यामपट नहीं सॉरी व्हाइट पट है, इस पर जितनी बात है श्वेत पट पर, वो सारी बात हम लोग कर चुके हैं। आगे के पृष्ठ पे चलते हैं। मुझे लगता है वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, कौन से हैं, क्या क्या है, ये जानकारी मैं इसको पूर्ण समझता हूँ। बाकी आपके सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपकी बात का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। चलिए अगली बात, यहां मैंने लिखा है संयुक्ताक्षर। अभी संयुक्त अक्षरों की बात हमारे पूरी नहीं हुई और पूरी करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है उस बात को सुनिएगा। चलिए, संख्या पूछे तो कितने हैं, 4 हैं, 4 ही हैं, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है और 3 भी नहीं है। कितने हैं, 4 हैं। अब 4 कौन कौन से हैं, ये 4 हैं।
एक तो इनका उच्चारण ठीक से देखिएगा आप लोग, और हम जानते हैं कि संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर होने का मतलब यह है कि ये अलग अलग वर्णों को मिला करके बने हैं। तो ये बात बहुत जरूरी है परीक्षा की दृष्टि से, और हमारी जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है। परीक्षा आप नहीं भी दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन कौन से वर्णों को मिला करके बने हुए हैं। चलिए बात दोस्तों क्ष की बात करते हैं। क्ष, चलिए इसकी चर्चा से पहले मैं इधर एक बात और लिखी मैंने। कल हमारे एक मित्र हैं, उनका मेरे पास मैसेज आया कि साहब ये वर्ण है ना, इनका उच्चारण ठीक से बता दो बस, हमारी तो ये दिक्कत है। बाकी ठीक है, मैं नौकरी लग चुका हूँ, फौज में नौकरी करता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका उच्चारण मुझे समझना है। तो मैं अपने प्रयास से इनका उच्चारण आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इनको साथ में मिक्स कर देते हैं और कई बार बड़ी दिक्कत हो जाती है दोस्तों। चलिए इनका उच्चारण जहाँ जहाँ आपको दिक्कत है बताऊँगा मैं आपको। चलिए ये दोनों तो वो तालव्य में आते हैं शुरुआत में, च वर्ग में, तो इसको तो पढ़ते हैं हम लोग च। मैं जो उच्चारण कर रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनना। हालांकि मेरे उच्चारण में भी फर्क हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल मैं ठीक कर रहा हूं, हो सकती है त्रुटि। च, क्या करते हैं इसको? च, इसको पढ़ते हैं छ। शब्दों को पढ़ ले, च चम्मच, च चम्मच, छ छतरी, च छ। इन दोनों के उच्चारण में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली बात करते हैं। इन तीनों की बात मैंने पहले भी करी थी, ये उष्म व्यंजनों में आते हैं, और इन तीनों को हम लोग संकर वाला स, छटकौन वाला स और समाचार या सड़क वाला स कहते हैं। चलिए इनका उच्चारण ऐसे करेंगे। मैंने पहले भी कहा था, ये तालु से होता है, ये मूर्धा से होता है, और ये दंत से होता है। इसको वर्त से भी कहते हैं, बाद में बात करेंगे। चलो इसको आप शंकर शब्द को बोलिए, श, शंकर, शंकर। ध्यान रखना, जीभ का जो अगला हिस्सा है ना, वो दांतों से पीछे आता है मूर्धा, और मूर्धा से पहले आता है तालु। ध्यान देना, शुरू करें इधर से करेंगे तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, और इधर से करेंगे तो पहले क्या आते हैं? ओष्ठ, फिर दंत, दंत के बाद मूर्धा, और मूर्धा के बाद तालु। तो इसका जब आप उच्चारण करेंगे तो ध्यान रखना कि जीभ जो है, जीभ, अब इसको हम बोले हैं स, ये बोल दिया तो गलत हो गया ना। स, अब स बोला, जीभ तो आपकी कहां स्पर्श कर रही? दांतों से। तो दांतों से जब स्पर्श कर रही है तो इसका उच्चारण हो ही नहीं सकता। क्यों? ये तो तालव्य वर्ण है। तो इसको जब आप बोलेंगे तो आप कोशिश करिए कि जीभ का जो अगला हिस्सा है वो तालु को स्पर्श करे, और जब ऐसा आप प्रयास करेंगे, कठिनता हो सकती है, फिर भी इसको बोलना शंकर, शंकर, शंकर। समझ रहे बात को? हंकर, हंकर। शंकर को हम लोग कभी हंकर ही बोलते हैं, हंकर। शंकराराम नाम किसी का, उसको हम लोग हंकराराम कह देते हैं, हंकराराम है, हंकर, शंकर। समझ रहे हो ना? चलिए इसकी बात करते हैं मूर्धा में। ये तालु से थोड़ा सा आगे स्पर्श करेगा, दांतों से थोड़ा पीछे, और तालु के और दंत के बीच में। इसको आप बोलेंगे छटकौन, छटकौन, षडानन, षडानन, षटकौन। गिने चुने शब्द हैं, ज्यादा नहीं है। षटकौन, षडानन, ठीक है। और ये बिल्कुल इजी बोलना है। सड़क, सड़क, समाचार, संयोग, सलाह, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं इसके उच्चारण में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत है इसलिए हम लोग क्या करते हैं पता है आपको? इसलिए हम लोग इसको भी ये बोल देते हैं, इसको भी ये बोल देते हैं। इसका उच्चारण सरल है, इसलिए हम लोग इन तीनों का उच्चारण स स स स स स ऐसा हम लोग कर देते हैं। तो जो लोग गंभीरता से इसको समझते हैं वो लोग इनके उच्चारण का भी अंतर करने का प्रयास करें। चलिए च, छ, श, छ और स, ठीक है। और एक ये और है, इसको भी हम लोग कहीं पढ़ते हैं सत्रज्ञ। कई छोटे बच्चे देखते हैं स स स ह सत्रज्ञ, स बोल देते हैं, स तो है ही नहीं। ये दोस्तों क्या है? क्ष है। इसका उच्चारण दरअसल इस तरह होना चाहिए। इसको आप पढ़ो, आप लोग ये क्या है इसको पढ़ना है। इसको दो लोग गलत पढ़ते हैं, एक तो स पढ़ते हैं, स तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि स तो संयुक्त अक्षर हुआ ही नहीं। कई लोग इसको क्या पढ़ते हैं? कई लोग इसको पढ़ते हैं अक्ष, अक्ष, अक्षत्रज्ञ, अक्षत्रज्ञ, अक्षत्रज्ञ। अक्ष भी नहीं है, अ का कहीं उच्चारण है ही नहीं। ये उच्चारण करना है, क्या पढ़ना है इसको? क्ष, क्ष। शब्द देखिए आप लोग, क्षत्रिय, इसको क्षत्रिय, क्षत्रिय नहीं है ये, क्षत्रिय। क्ष, क आधा और स, क्षत्रिय। क्षमा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं समा प्रार्थी हूं, समा प्रार्थी नहीं हूं। और न ही अक्षमा, अक्षमा, अक्षमा भी नहीं है, क्षमा भी नहीं है, क्या है? क्षमा। चलिए च, छ, श, स, स, च,
छ, श, श, स और क्ष। जितनी कोशिश मुझसे हो सकती थी मैंने उनके उच्चारण का भेद करवाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग निरंतर प्रयास से इसमें सुधार करेंगे। एक दिन में सुधार आना संभव नहीं है। जिनकी कई लोगों का तो देखो अंदर का सिस्टम है ना, वो सिस्टम ही गड़बड़ है। वो तो अगर कोशिश भी कर लेंगे ना, वो जानते हैं कि मुझे इस च को च बोलना चाहिए, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। वो च को स ही बोलेंगे। हैं, सड़क बहुत चौड़ी है, चौड़ी चौड़ी चौड़ी, उनको पता है कि च बोलना है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। जिनका अंदर का सिस्टम गड़बड़ है उसका इलाज तो किसी के पास नहीं है, वो तो ठीक हो नहीं सकता। लेकिन कई लोग अज्ञानता की वजह से या उसके उच्चारण का ध्यान नहीं रखने के कारण ऐसा बोलते हैं, तो वो लोग सुधार कर सकते हैं। चलिए, ये एक साइड की बात थी। अब हम लोग आते हैं संयुक्त अक्षरों पे दोस्तों। एक तो इनका विश्लेषण सीखना, जान देना। होता क्या बताऊं मैं आपको, इसमें इन वर्णों के अंदर 2 व्यंजन होते हैं और 1 स्वर होता है। याद रखना, 2 व्यंजन और 1 स्वर। 2 व्यंजन और 1 स्वर। कैसे 2 व्यंजन? देखो आप लोग, ये एक व्यंजन है, ये एक व्यंजन है और ये एक क्या है, स्वर है। और दोनों ही जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, स्वर रहित होते हैं। स्वर रहित का मतलब क्या होते हैं दोस्तों, आद्य होते हैं। तो 2 तो स्वर रहित या आद्य आद्य व्यंजन होते हैं और तीसरा क्या होता है, स्वर। देखिए, 2 व्यंजन 1 स्वर। ये देखिए आप, 2 व्यंजन 1 स्वर, 2 व्यंजन 1 स्वर, 2 व्यंजन और 1 स्वर। तो संयुक्त अक्षर होते हैं ना, उसमें कुल कितने वर्ण होते हैं, 3 होते हैं दोस्तों। 3 कौन कौन से होते हैं? 2 तो होते हैं शुरुआत में व्यंजन और 1 होता है स्वर। व्यंजन जो दोनों ही होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं दोस्तों, स्वर रहित होते हैं, आद्य होते हैं। और पीछे स्वर आता है। स्वर तो आधा होता नहीं, स्वर तो पूरा ही होता है। चलिए, तो ये क्या होता है, क हलंत, स हलंत और धन। याद रखना, क के बाद स ये आता है, कौन सा स, मूर्धन्य स आता है। चलिए, इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये क आधा और ये स और अ को अगर मिला दें तो ये लिख दें तो कोई बात नहीं। परीक्षा में प्रश्न आता है ना, तो वो इस तरह भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अ स के साथ मिल जाएगा तो हलंत हट जाएगा। तो चाहे ऐसे लिख दो और चाहे ऐसे लिख दो। एक ये त्र, त्र बहुत आसान है, त और र हम बोल रहे हैं, त त्र त र। इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, त और र को हम अ के साथ मिला के लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, त्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग उच्चारण ही गलत करते हैं। क्यों? इसका चलो ठीक है, क्ष, क्ष, क और स मिलते हैं और क्ष, क्ष ही बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां तो हम लोग विश्लेषण ही अलग है और उच्चारण भी गलत ही करते हैं। बहुत ध्यान रखना इस बात का। कई बार हम लोग समझते हैं, व्यवहार में बोलते हैं ना, तो हमें लगता है कि ग आधा और य ऐसा होगा। हम लोग ऐसा ही तो बोलते हैं। हम बोलते हैं क्या इसको, ज्ञ, क्या पढ़ते हैं, ज्ञ। तो क्या सुन रहे हैं, आधा ग और य, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है दोस्तों, ये आधा ज है और फिर क्या है, य है और फिर क्या है, अ है। इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, ज धन य, ज धन य। अब इसको बोलना क्या चाहिए दोस्तों, इसको हम बोलना चाहिए ज। क्या बोलना चाहिए, ज, ज, ज्ञ नहीं, ज, ज बोलना चाहिए। जैसे हम लोग, मैं कोई शब्द लिखता हूं, मान लीजिए ये लिखा मैंने, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा, मैंने जैसे मैंने ये लिख दिया। बताओ क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, हैं क्या पढ़ेंगे इसको, कायदे से क्या पढ़ना चाहिए इसको, इसको पढ़ना चाहिए जान। अरे तुझे किसी बात का ज्ञान नहीं है, ज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, वैज्ञानिक, ज्ञान, विज्ञान, वैज्ञानिक, इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोगों की बहुत लंबी और समय से आदत है, मैं भी नहीं बोलता। देखो, हाँ मुझे मालूम है इसका उच्चारण ये होता है, मुझे मालूम है कि इसका उच्चारण ये होता है, इसका विश्लेषण भी ये होता है, लेकिन फिर भी व्यवहारिक रूप में 99% लोग इसको ज्ञ ही पढ़ते हैं। इसलिए कोशिश तो करनी चाहिए कि हमें ज्ञान पढ़ना चाहिए। अगर मैं ज्ञान ऐसे बोलूंगा तो कई लोगों को लगेगा गलत पढ़ रहा है। क्यों? हमारी आदत पड़ी हुई है। खैर, बोलो चाहे कुछ भी, भले ही आप लोग ज्ञान पढ़ लो, कोई बात नहीं, लेकिन इसका विश्लेषण ठीक से याद रखना है। लेकिन सही उच्चारण तो ज्ञान ही होता है, ज्ञान नहीं होता। ठीक है, अगली बात, स्र। स्र में क्या है, ये स आधा, र और ह। इसको हम लोग चाहें तो ये इस प्रकार लिखते हैं, स हलंत और र को अ के साथ मिला के लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन है, ये चारों का विश्लेषण और चारों का उच्चारण, ये बात आपको ठीक से ध्यान में रखनी है। लेकिन इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जुड़ी है। मैंने एक बात कही कि संयुक्त अक्षर होता है, उसमें 2 व्यंजन और 1 स्वर मिला हुआ होता है। तो ऐसे तो आपको हिंदी वर्णमाला में, हिंदी भाषा में पता नहीं
कितने ही व्यंजन मिल जाएंगे, कितने ही अक्षर मिल जाएंगे जिनके अंदर ये स्थिति पैदा होती है। मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, देखिए आप लोग, हाँ इसको ध्यान देखना आप लोग। द्व, क्या पढ़ेंगे इसको दोस्तों? द्व, ये क्या है? ध, ये द्य, द्र, न, हल और म। क्या है दोस्तों? मैं कर रहा हूं इसका विश्लेषण, आप देखना थोड़ा इधर। चलो, इसमें क्या है दोस्तों? दो वर्ण मिले हुए हैं। क्या क्या मिले हुए हैं? द और व, द और व। तो इसमें क्या है, इसको अलग करें ना तो ऐसे करेंगे हम लोग, ये द आधा है और वह पूरा है। एक बात तो आपको गांठ मान देनी है कि कोई भी व्यंजन या कोई भी वर्ण यदि किसी वर्ण के नीचे लगता है, क्या लगता है? नीचे, तो वो हमेशा क्या होता है? पूरा होता है। पूरा होने का मतलब वो स्वर सहित होता है, उसमें कोई ना कोई स्वर लगा हुआ है। जिसके नीचे लगा है, नीचे वाला तो होता है पूरा, और ऊपर वाला क्या होता है दोस्तों? आधा। तो इन सब में ध्यान रखना आप लोग। ये द आधा है, इसमें द आधा है, इसमें भी द आधा है, इसमें द आधा है, इसमें क्या आधा है? ह आधा है, इसमें भी ह आधा है, इसमें भी ह आता है। मैंने तो 5-6 लिखे हैं, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। चलिए, नीचे जो लगाए ये व, ध, र, न, ल, म, जो भी लगे हैं, जो वर्ण नीचे लगा है वो क्या है दोस्तों? पूरा है। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। अब चाहे तो ऐसे कर लो, बोले क्या फर्क पड़ता है? ये हो गया ना, ये दो क्या हो गए? व्यंजन, और ये क्या हो गया? एक स्वर। बताओ उस स्थिति में इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, वो की वो स्थिति है। अब आपके दिमाग में जब सवाल उठेगा कि जब फर्क नहीं है, दो व्यंजन और एक स्वर मिलके संयुक्त अक्षर बन रहे हैं, तो वो स्थिति इन सब में होती है। देखो इसको भी आप लोग कर लो। चले, ये द, धन, ध, धन, अ, आप चाहो तो इनको मिला के रख सकते हो, वैसी स्थिति है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो है ना, ये, हाँ इसको क्या लिखेंगे दोस्तों? द, धन, य और धन, अ। बताओ इसको क्या लिखेंगे? द, धन, र, धन, अ। इसको क्या लिखेंगे? ह, ये न लिखा है नीचे, न और अ। इसको क्या लिखें? ये ह के नीचे मैंने ल लिखा है, ह, धन, ल और धन, अ। ये ह के नीचे म लिखा है मैंने, तो ह, म, अ। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा, बताओ इस स्थिति में और इस स्थिति में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। यहां भी दो व्यंजन और एक स्वर, यहां भी दो व्यंजन और एक स्वर। आप चाहो तो इनको मिला सकते हो आपस में, उसकी तरह कोई दिक्कत नहीं। तो अब समस्या यह है कि जब स्थिति सेम है तो फिर उनको संयुक्त अक्षर मानेंगे और इनको संयुक्त अक्षर नहीं माने जाएंगे। ऐसा क्यों? माने तो जाएंगे, मैं तो ये मानता हूं कि ये भी संयुक्त अक्षर ही हैं, लेकिन सवाल याद रखना, संयुक्त अक्षर कितने हैं ऐसा अगर आपको पूछा जाए तो आंकड़ा बता चुका हूं मैं, 4 ही लिखने हैं। लेकिन लेखन में, व्यवहारिक रूप में इनको भी, ये भी संयुक्त अक्षर ही हैं। तो फिर गिनती क्यों नहीं कहेगी? जब संयुक्त अक्षर है तो गिनती करनी चाहिए, 4 ये आगे वाले सारे गिनने चाहिए मेरे को, लेकिन गिने नहीं गए। इसका कारण बताता हूं मैं आपको। इसके कारण 2 हैं। इसके कारण 2 ये हैं कि एक तो इनके लिए लिपि चिन्ह निर्धारित कर दिया गया। चलिए मैं इधर वाली बात को मिटा रहा हूं ताकि मैं पूरी बात समझा सकूं आपको। उधर मैंने जो 4 संयुक्त अक्षर लिखे हैं ना, उनके लिए एक लिपि चिन्ह निर्धारित कर दिया गया है, जबकि इनके लिए लिपि का चिन्ह निर्धारित नहीं है। दोस्तों ये क्ष लिखा, हम जानते हैं कि क और स से मिलता है, हम लोग लिखते हैं कक्षा। क्या हम लोग कक्षा को इस तरह लिख सकते हैं या कक्षा को हम लोग इस तरह लिखेंगे? हम जानते हैं कि ये सही है और ये गलत है। इसको मैं गलत तो नहीं कह सकता। अगर इसके विश्लेषण की बात करें तो गलत कैसे हो गया? क्ष जो है ना वो क आधा और स से मिलकर बनता है, तो हम लोग कक्षा लिख दें, लेकिन ऐसा लिखते नहीं। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि क और स को जब मिलाया गया तो उसके लिए हमने एक लिपि चिन्ह निर्धारित कर दिया कि क्ष कहेंगे इसको साहब, क्ष को ऐसे ही लिखेंगे, क्ष को हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। पहली बात तो ये, इन चारों के लिए विशेष चिन्ह निर्धारित कर दिए गए, चाहे वो त्र की बात हो, चाहे ज की बात हो और चाहे स्र की बात हो। त्र कैसे बना दोस्तों? त्र ऐसे बना, ये त आधा और नीचे क्या लगा? र, और इसको हम बदलते बदलते क्या हो गया? ये मोड़ हटा दिया और सीधा कर दिया हमने त्र, लेकिन निर्धारित हो गया। ज हो गया निर्धारित, ये स्र। इसको अगर आपको कभी समझना हो ना, इसको समझना हो, आप लोग मोबाइल में कई बार कीपैड से कुछ टाइप करते हैं, मान लीजिए क्ष लिख दिया, मान लीजिए आपने ज लिख दिया ना, आपने गलत लिख दिया, फिर आप काटते हैं तो बैक स्पेस जो वापस डिलीट करते हैं उसको, तो ये क्ष है ना, क्ष और ये सारे वर्ण, ये एक क्लिक से
डिलीट नहीं होते, क्यों? अलग अलग है, इसलिए एक एक होता है। तो आप देखना है ज को लिख करके पर लिख दो और बाद में उसको डिलीट करो। डिलीट करो तो पता है पीछे क्या बचेगा? पीछे ये बचेगा, देखना, तब आपके समझ में आएगा कि हाँ वर्णमाला में ठीक कहा गया था। तो वहां पर आप लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। चलिए, ये थे अब चार संयुक्त अक्षर। चार ही क्यों माने गए? क्योंकि इनके लिए लिपि चिन्ह निर्धारित कर दिया गया और इनको इसी रूप में लिखा जा सकता है। तो फिर यहां क्या है? यहां स्थिति यह है कि इनके लिए कोई निश्चित लिपि चिन्ह निर्धारित नहीं है अलग से, और इनको दो रूपों में लिखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये द्व लिखा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। बताओ, मैं लगा रहा हूं दूसरा रूप क्या होता है? द्व। इसको ये भी सही है और ये भी सही है। क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ये लिखा नहीं, ये तो ये द आधा और ध, ये लिख दो। ये लिखा है ना, तो ये द आधा और य, इसको लिखो आप लोग, द आधा और र, द्र। ये लिखना है आपको। हालांकि इसको हम लोग इस प्रकार कम ही लिखते हैं, ज्यादा लिखते नहीं है। इसको इस रूप में लिखते हैं क्योंकि र जब नीचे आता है ना, तो र को इस रूप में ही लिखते हैं, इसको गलत मानते हैं। चलो इसको बात करें, यह हलंत और न, ये लिखे हम लोग ह हलंत और ल, और ये लिखे हम लोग ह हलंत और म। बताओ, इन सारों को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कि इनके लिए कोई निश्चित चिन्ह निर्धारित नहीं है, जबकि इनको हम लोग एक ही तरह से लिख सकते हैं, इनको हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण देके बात करूं। चलिए, ये सब देखा आप लोग, शुद्ध। अब देखिए, शुद्ध को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या ये सही नहीं है? ये भी सही है। ये शुद्ध भी सही है और वो शुद्ध भी सही है। अगला देखो आप, द्वारा। इस द्वारा को हम लोग द हलंत करके और वा रा, ये भी सही है। हमने लिखा चिन्ह, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना दोस्तों। चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कई तो इसको लिखते ही गलत हैं। वो क्या करते हैं मालूम है? ये ची न आधा करके और ह लिख देते हैं, चिन्ह। क्या लिखते हैं दोस्तों? चिन्ह। ये चिन्ह क्या है? गलत है। चिन्ह क्यों गलत क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें ह के नीचे न आया हुआ है, तो ह आधा है और न पूरा है, तो पहले कौन आएगा? ह आएगा और बाद में कौन आएगा? न आएगा। इसलिए इस चिन्ह को आपको इस तरह से लिखना चाहिए, ह हलंत लिख करके और न चिन्ह। इसको पढ़ते हैं चिन्ह। कई लोग पढ़ते हैं चिन्ह, अरे चिन्ह लगा, चिन्ह नहीं है। क्या है? चिन्ह। चिन्ह गलत, चिन्ह चाहिए। तो ये चिन्ह ऐसे लिखना चाहिए। हाँ, जैसे मान लीजिए हमने बात की, या चलो इसकी बात बाद में करेंगे। ये श्री वाली बात तो हो गई, चलो श्रेय वाली बात आगे पेज में करूंगा मैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। एक देखो, विद्या, ये हम लोग लिखते हैं विद्यालय। ये सब तो बहुत बार उपयोग होता है दोस्तों, विद्यालय। इसको हम लोग लिखना चाहे ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, वी ये द हलंत करके या ल य, तो विद्यालय ये भी सही है और विद्यालय ये भी सही है। इसको चाहे ऐसे लिख दो, चाहे इसको ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में द क्या है मालूम है? द को हम लोगों ने इस प्रकार लिखना शुरू कर दिया। ये मालूम है कैसे बना? ये ऐसे बना कि ये पहले द लिखा और द नीचे क्या आएगा? य। ये हो जाएगा द। क्या हो जाएगा? द। तो ये ऐसे था, लेकिन इसको हम लोग इस रूप में लिखना शुरू कर दिया। चलिए, ये थी संयुक्त अक्षरों की बात। संयुक्त अक्षरों की संख्या 4 ही है, ये 4 मान्य है। लेकिन इसके अलावा अन्य जो संयुक्त अक्षर हैं जो मिलाकर बनते हैं, उनको भी ध्यान में रखना है, उनकी पूरी चर्चा। लेकिन इनको दो तरह से लिखा जा सकता है, और आजकल तो मैं एक चीज बता रहा हूं, इनकी तुलना में इनको ज्यादा सही माना जाता है। अगर विद्यालय की बात करें तो ये विद्यालय ज्यादा सही है इसकी तुलना में। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं गलत है, लेकिन ये ज्यादा शुद्ध माना जा सकता है। तो इसको पढ़ना क्या चाहिए? सब लोग पढ़ते हैं विद्यालय। विद्यालय, विद्यालय नहीं है, विद्यालय। क्या है दोस्तों? विद्यालय, विद्यालय। चलिए, ये थी बात किसकी? संयुक्त अक्षरों की। एक दो बातें और हैं, देखिए आप लोग। एक तो ये ह्रस्व, ये मैंने पहले बता चुका हूं कि ह्रस्व शब्द होता है तो र होता है, और एक होता है री है। जैसे हम लोग लिखते हैं हृदय, ये र और री का लफड़ा बहुत लंबा है भैया। हृदय, कई लोग लिखते हैं हृदय को लिख देते हैं, ये लिख देते हैं हृदय, ये गलत हो गया। ह्रस्व लिखते हैं कई लोग और यहाँ री लगा दिया ह्रस्व, तो क्या हो गया? गलत हो गया। तो र का प्रयोग कहां करना है और री का प्रयोग कहां करना है, ये बात भी ध्यान रखनी है। श्री, ये श्री ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। श्रृंगार, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कई लोग श्रृंगार को री नहीं लगा के र लगा देते हैं, श्रृंगार, गलत। और कई तो एक बड़ी अजीब बात करते हैं, देखिए आप लोग, मैं यहां लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। मैं कई लिखते हैं श्रृंगार, तो वो र लिखाते हैं और फिर री लगाते हैं। यहां देख रहा है इस बात को? ये
क्या करते हैं पता है आपको? श्रृंगार लिखते हैं, श्रृंगार, तो ये र भी लगा देते हैं और री भी लगा देते हैं। पहली बात तो र और री दोनों कभी एक साथ नहीं आते, और र कहाँ आता है, री कहाँ आता है, इन दोनों की अपनी मर्यादा है, इसलिए इस बात को भी समझना जरूरी है। मैं आगे कुछ उदाहरणों से ये बात को स्पष्ट करूंगा। चलिए, हाँ देखिए, यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, एक री की बात कर रहा हूं और एक मैं र की बात कर रहा हूं। र कहाँ आता है और री कहाँ आता है? र और री में बहुत फर्क है। मैं एक उदाहरण से बताऊं आपको। जैसे हम लोग लिखते हैं, एक तो ये लिखते हैं, उच्चारण भी अलग अलग है, और एक मैं लिखता हूं ये। आप देखिए बातों, ये जो ग्रह है ना, ग्रह, ये तो पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य के जितने ग्रह है ना, ग्रह, उनको कहते हैं। हम लोग लिखे हैं पृथ्वी एक ग्रह है, तो वो ग्रह कौन सा आएगा? र वाला आएगा। जबकि हम लोग कहते हैं गृह प्रवेश, इस गृह का मतलब होता है घर, है? शब्द बनता है गृहिणी, गृहिणी। यदि इसको हम लोग ऐसे लिखें गृहिणी, तो दोस्तों क्या है? ये गलत है, ये सही है। और किसका प्रयोग कहां करना है? पृथ्वी सूर्य का एक ग्रह है, तो ग्रह वो आएगा, और हमारे ग्रह में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये गृह ये आएगा। ठीक है, गृहिणी ये सही है, गृहिणी ये गलत है। तो री और र कहां कब इसका प्रयोग होगा, इस बात को भी गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी का सवाल था कि सर, शब्दों की वर्तनी शुद्धि के बारे में हम लोगों को क्या करना चाहिए ताकि हमारा अशुद्ध नहीं हो। मैं इसका कोई फॉर्मूला और सूत्र नहीं बता रहा हूं। पहली बात तो यह है कि आपको शब्दों की वर्तनी को ध्यान रखना पड़ेगा, और छोटी छोटी जो बातें हैं जो मैं बता रहा हूं, मेरे वीडियो आपके लिए सामान्य हो सकते हैं, मेरी बातें आपके लिए छोटे स्तर की हो सकती है, लेकिन गलतियां छोटे स्तर की ही होती है। बड़ी बातें तो आप पता नहीं कितनी जानते हैं और मैं कितनी जानता हूं। हम छोटी बातें ही क्या करने के लिए उपस्थित हुए हैं, ऐसी छोटी त्रुटियां हम लोग नहीं करें, ये हमारा प्रयास है और ये हमारा उद्देश्य है। चलिए, मैं 4 उदाहरणों से लिखवा रहा हूं, बात को सुनना, इधर इनको पढ़ो पहले। तो र और री में एक बहुत बड़ा पंगा है। देखिए आप लोग, ये अनुग्रह और अनुग्रहित 50 बार परीक्षा प्रश्न पूछा गया और बच्चे गलत करके आए। इसका कारण ये बताऊं मैं आपको, इन शब्दों में, इनमें आप अंतर देखना। ये अनुग्रह और अनुग्रहित, संग्रह और संग्रहित, ग्रहण और गृहीत, जागृत और जागृति। देखिए आप लोग, इन शब्दों के पीछे अनुग्रह, संग्रह, ग्रहण, जागृत, ठीक है, इनके पीछे क्या लगा? दोस्तों प्रत्यय लगा हुआ है, जैसे ईत, संग्रहित, गृहीत, जागृति, मतलब कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है। इन शब्दों को एक ही बात से याद रखना है आपको। देखिए आप लोग, हमारे कई बार दिक्कत होती है यार, र कहां री कहां, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तो 4 उदाहरण लिखे हैं, जबकि ऐसे पता नहीं कितने ही उदाहरण है, ऐसे कितने ही उदाहरण है। मैंने पहले कहा था गृहीत स्वर, मैंने कहा गृहीत व्यंजन, बताओ मैंने गृहीत में क्या लिखा था? ये लिखा था। लेकिन ग्रहण, उसने भोजन ग्रहण कर लिया, वहां ग्रहण में कोई अगर ये लिखता है ना, ये उसने भोजन ग्रहण कर लिया, गलत। इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं उन सब में र आता है, जबकि इस तरह के सब में क्या आता है? अनुग्रह से बना है अनुग्रहित, संग्रह से बना है संग्रहित, और ग्रहण से बना है गृहीत, और जागृत से बना है जागृति। शब्द वही है, इसी मूल शब्द से इनका निर्माण हुआ है इनका, लेकिन ये र और री का फर्क है। इन सब में र आ रहा है दोस्तों ये, और इन सब में क्या आता है दोस्तों? री आ रहा है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, अनुग्रहित, संग्रहित, गृहीत, जागृति, ध्यान देना। अरे तुम जागृत रहो, जागृत। अब जागृत को कोई अगर ऐसे लिखे, जागृत, गलत। जागृत रहो, जागृत का मतलब जागना, जागते रहना, जागृत रहो, तो र लिखना है ये। लेकिन उस आदमी ने समाज में जागृति फैलाई, जागृति, और जागृति को हम लोग अगर ऐसे लिख दें, ये लिख दें मान जागृति, गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही, ये सही। मैंने तो 4 उदाहरण लिखे हैं, पता नहीं ऐसे कितने ही उदाहरण हो सकते हैं। मेरा एक उद्देश्य है इन कक्षाओं का, और जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनसे मैं पुनः निवेदन करता हूं कि मैं जितनी छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, देखो हम लोग अभी तक अ से लेकर और ज्ञ तक पहुंचे हैं दोस्तों। कहां तक पहुंचे हैं? अ से लेकर ज्ञ तक, और अ से लेकर ज्ञ तक तो हम लोग 2 मिनट में पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्णमाला मुझे अच्छी तरह आती है। मैं अ से लेकर ज तक के सामान्य जो परिचय की बात है
उस पर 3 कक्षाएं ले चुका हूं। आज की कक्षा भी काफी लंबी है, लगभग 2 घंटे से अधिक की चर्चा अ से लेकर ग तक हम लोग कर सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिनकी चर्चाएं की जा सकती है। तो दोस्तों, गुरु कृपा हिंदी पाठशाला को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात है आप लोग शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। तमाम प्रकार की जानकारी आपके साथ पहुंचाने का उद्देश्य मेरा रहेगा, और कोशिश करूंगा कि जो कुछ पढ़ाऊंगा, जो कुछ बताऊंगा, वो प्रामाणिक बताऊंगा, और कभी प्रामाणिकता में कहीं त्रुटि लगे तो आप लोग मुझे अपना मार्गदर्शन, अपनी सलाह, या जो भी हम लोग कह सकते हैं वो मुझे प्रदान करें। मैं बिल्कुल अपनी गलतियों को स्वीकार करने में कहीं भी हिचक नहीं रखता, और जो गलतियों को स्वीकार करता है, जो चैलेंज को स्वीकार करता है, वो अपने आप में चेंज करता है। इसलिए बने रहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात बताते रहिए और शेयर करते रहिए। आप सबका सहयोग मेरे साथ बना रहेगा तो मैं वादा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, वादा तो नहीं कह सकता, कोशिश करूंगा कि आप सबको बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छी बातें बताऊंगा। और ग्रामर की 0 से लेकर ठेठ ऊपर तक की जो बातें हैं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, सबकी भावनाओं को ध्यान रखता हूं। इसके अलावा भी आपको लगे कि हिंदी के इस विषय पर कोई स्पेशल क्लास बननी चाहिए, तो वो सुझाव भी आपके अगर मिलेंगे तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सारी बातें एक साथ संभव नहीं है, शुरू हुई है, हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सहयोग प्रदान करें। आज की कक्षा में मैं इतनी ही वार्ता को यहां समाप्त करूंगा। कल मैं बहुत महत्वपूर्ण, मैं फिर जानकारी बता रहा हूं कि कल की कक्षा हमारी हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइव होगी, और लाइव का समय 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। उसमें मैं हाथों हाथ भी आपकी प्रतिक्रियाओं का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो कल 4 बजे जागृत रहिएगा, हम लोग लाइव क्लास में मिलेंगे, और अनुस्वार और अनुनासिक की हम लोग पूरी बात करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।